Okay, as we said, starting with the last lesson here. The last lesson name of the chapter actually explains the lesson taken by a French teacher in a French class. So this is the last lesson of French language in a school which is based in France. However, if you see the highlighted part here, Franco-Prussian War. So this is the lesson from the time of 1870 to 1871, where there was a war between French and Prussian armies. Prussian army had actually gone ahead and taken over two of great states from France. The name of the states are these, Alsace and Lorraine. ये जो सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है ये पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा लेसन है, किसके बारे में क्या है. बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है. Whenever you are trying to answer any question from the chapter, any chapter, अगर आपको सेंट्रल आइडिया पता है, आप ये सेंट्रल आइडिया आंसर में दोगे, योर आंसर विल गेट अ रिच वैल्यू प्लस स्कोरिंग मार्क्स में भी अच्छा होगा आपके लिए, राइट? So this says Alphonse Daudet, who was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany. पहले जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स मिला के एक बड़ा देश हुआ करता था प्रूशिया. ये उस देश प्रूशिया की फ्रांस से लड़ाई थी, जिसमें प्रूशिया ने फ्रांस के दो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेस और लॉरेन पे कब्जा कर लिया था. फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स. Okay, so this is what is needed. Now what the situation was that Prussian government was taking over these two districts. तो उन्होंने जितने भी स्कूल्स थे वहां पे फ्रांस में, उन सब स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में पढ़ाना बंद करवा दिया था. बिकॉज प्रूशिया का एक बड़ा पार्ट जर्मनी का बेस था और वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ते थे. तो उन्होंने क्या करा, सारे स्कूल्स में ऑर्डर दे रखा था कि आज से लेके आपके यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और पढ़ाने का मीडियम भी आपका जर्मन होगा, इसलिए पहले बच्चों को आप जर्मन लैंग्वेज सिखाओ. तो जितने भी फ्रेंच टीचर थे उन सबको रिजाइन करना था, निकाल देना था और उन सबको हटाया जा रहा था. So this is a story of one of the schools in France at that time, जहाँ पे एम हैमल नाम का एक फ्रेंच टीचर होता था, राइट? सो ये उसके बारे में स्टोरी है, उसकी क्लास के बारे में स्टोरी है, वो लास्ट लेसन जो वो लेता है उसके बारे में स्टोरी है. यू गॉट द बैकग्राउंड एवरीवन? ओके, सी द chapter starts here. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. Participles क्या होता है? ग्रामर का एक पार्ट होता है और लैंग्वेज फ्रेंच है तो उसमें ग्रामर आएगा ही सही. So on participles and I did not know the first word about them. यानी कि उसे ABC भी नहीं आती थी उस ग्रामर पार्ट की. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. नाउ व्हाट इज दिस हैपनिंग? एक्चुअली हमारा जो नरेटर है वो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट था, उसका नाम भी क्या था? फ्रेंच था. ठीक है, फ्रैंक नाम का एक स्टूडेंट है, वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर एम हेमल से डर रहा है और उस दिन स्कूल जाने में उसको और देर हो गई है, तो उसको डर लग रहा था कि मैं पहुंचूंगा तो चिल्लाएगा. ऊपर से उसने जो होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स का, मैंने वो भी पूरा नहीं किया है. सो वो सब डर रहा था उसके लिए. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड. ड्रेड मतलब डर. किस डर से? कि वो डांटेगा उसको, एम हैमल उसको डांटेगा. क्यों? क्योंकि उसने होमवर्क दिया था और उसने वो होमवर्क पूरा नहीं किया था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक बार उसको ख्याल आया कि यार मैं आज स्कूल नहीं जाता हूँ, भाग जाता हूँ, पूरा दिन बंक करता हूँ, बाहर मस्ती करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, वापस घर आ जाऊंगा, ऐसा करूंगा. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. तो बाहर का वेदर दिखता है बहुत अच्छा था, मस्त लग रहा था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स. बाहर अच्छे बड़े मतलब मौसम का मजा ले रहा था, पेड़ थे वहां पे, बर्ड्स थे, उनकी आवाज आ रही थी चयाने की, तो उसको मजा आ रहा था. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. तो वहां देख रहा था कि एक बड़ा सा मैदान था, स्कूल के पास में पहुंच चुका है, वहां पे बड़ा मैदान है, उस मैदान के पीछे एक सॉ मिल है, उस मिल के अंदर में
वहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे या परेड कर रहे थे, कुछ तैयारी कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. ऐसे में कोई एक बच्चा जो होमवर्क नहीं किया हुआ हो, पहले से लेट हो गया हो, स्कूल की तरफ जा रहा है, बाहर का वेदर देख रहा है बहुत अच्छा है, और बाहर मस्ती वाली चीज़ें हैं, घूमने फिरने के लिए चीज़ें हैं, तो उसको वो ज़्यादा चीज़ें टेम्पटिंग लग रही हैं बजाय कि जाके ग्रामर पढ़ने से, राइट? But I had the strength to resist and hurried off to school. बट उसने किसी तरीके से अपनी हिम्मत जुटाई और इन सबको रेजिस्ट किया, मना किया, और सीधा स्कूल की तरफ भागता चला गया. हरीड ऑफ मीन्स भागता चला गया. When I passed the town hall, मैंने मैं पास द टाउन हॉल मतलब उनका मीटिंग हॉल था जो उनके स्कूल में था. टाउन हॉल, देर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ था बाहर, और उस बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी. लोग पता नहीं कुछ नोटिस देख रहे थे. फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? वो क्या कह रहा है कि पिछले 2 साल से, जब से फ्रांस और प्रूशिया के बीच में लड़ाई चल रही है, तब से लेके हमारे पास हमेशा बुरी न्यूज़ आती है कि एक ऑफिसर मारा गया, ये मारे गए, वो मारे गए, ये डिस्ट्रिक्ट चली गई, ये सिटी चली गई, वो सिटी चली गई. ऐसी बैड न्यूज़ इनके पास आती रहती थी. और स्कूल में बैड न्यूज़ किस तरीके से दिखाई जाती है, नोटिस बोर्ड पे बताई जाती थी. तो वो कह रहा है कि ये नोटिस बोर्ड हमेशा हमेशा बैड न्यूज़ देता रहता है. आज भी इतनी सारी भीड़ लगी हुई है तो जरूर कोई बैड न्यूज़ आई होगी. लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो रुके, वो न्यूज़ पढ़े या किसी से बात करे. वो भागता हुआ अपनी क्लास की तरफ जाता है, सोचता है मैं पहले से लेट हो गया हूँ, एम हैमल चिल्लाएगा, इसलिए भागता रहता है. जैसे ही वो जा रहा था, then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, the watcher who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, don't go so fast, bub, you will go to your school in plenty of time. तो वहां पे एक ब्लैक स्मिथ यानी कि एक लोहार था, उसका नाम था वॉक्टर. वो लोहार भी गांव में से आया हुआ था और नोटिस बोर्ड पढ़ रहा था टाउन हॉल के पार का. तो वो देख रहा है, कहता है कि अरे अरे बच्चे कहाँ भागता जा रहा है, तो क्लास में जल्दी पहुंच जाएगा, अभी टाइम है, चिंता मत कर. तो एक देख तो सही, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है. तो उसको बच्चे को रोकता है. I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. मैंने उसकी बात सुनी नहीं सुनी और भागता हुआ चला गया, सीधा एम हमेल के क्लास के बाहर पहुंच गया. Usually, when school began, there was a great bustle. Bustle matlab noise. Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. वो कह रहा है जनरली जब भी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, वहाँ पे बहुत सारी नॉइज आ रही होती है, बहुत सारी आवाज़ें चल रही होती है. कहीं पे कोई स्ट्रीट में से चिल्ला रहा होता है, उसकी आवाज़ आती है. कहीं पे डेस्क की खुलने की बंद होने की आवाज़ आती हैं. कोई लोग टीचर जब पढ़ा रहा होता है 2 एकम 2, तो दूसरा भी बच्चे भी चिल्ला रहे होते हैं 2 एकम 2, तो जो यूनिसन में यानी कि यूनिटी में उनकी आवाज़ आती है, वो रिपीट होने की, वो सब आती हैं. वेरी लाउड एंड ऑल अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. कई बार हम अपने कानों पे हाथ रख के सामने की टीचर की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है, इतनी आवाज़ भी होती है. और कई बार टीचर गुस्से में होता है तो अपना रूलर रैपिंग ऑन द टेबल मीन्स टेबल पे रूलर से खटकाता रहता है और बोलता रहता है कि क्या है, सुनो जल्दी सुनो जल्दी. तो उसको गुस्सा आता है हम जब शोर मचाते हैं तो ऐसा. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. बट आज के दिन जब वो वहां पे पहुंचा है तो क्लास में से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई बच्चा बोल नहीं रहा है, न रूलर की आवाज आ रही है, न डेस्क की आवाज आ रही है, न कुछ और शोर हो रहा है, कहीं से भी कुछ आवाज नहीं आ रही है. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. वो कह रहा है कि जब मैं लेट निकला था घर से तो मैं सोच के चला था कि स्कूल के शुरू होते ही या क्लास के शुरू होते ही जो बहुत सारी आवाजें होती हैं यानी कमोशन होता है, चहल पहल होती है, उस बीच मैं सर को धोखा दे के क्लास के अंदर घुस जाऊंगा और सर को पता भी नहीं पड़ेगा. ऐसा सोचा था उसने. बट वहां पे बहुत शांति थी, ऐसा कुछ था नहीं, क्लास आराम से चल रही थी. और ऐसी शांत थी आवाज, मतलब कोई बिल्कुल भी नहीं थी जैसे संडे मॉर्निंग हो यानी स्कूल में कोई भी ना हो, ऐसी शांति थी. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm.
तो उसने विंडो से देखा, अभी गेट तक नहीं पहुंचा है क्लास के, विंडो तक पहुंचा है, विंडो से देखता है उसके सारे दोस्त अपनी अपनी बेंचेस में बैठे हुए हैं, इसकी बेंच की जगह खाली पड़ी थी और कुछ लोग और भी थे। अंदर जाता है, देखता है गेट के पास में, देखता है तो वो एम हैमल जो है आगे पीछे घूम रहा है और उसके अंदर आर्म्स के अंदर उसे दबा हुआ उसका रूलर भी है, बट वो रूलर से चला नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो मैं सबके सामने ऐसे दरवाजा खोल के अंदर की तरफ गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ आई फ्राइटन वॉज। तो मैं कितना उस वक्त शर्मा भी रहा था और डरा हुआ भी था, आप सोच सकते हो मेरी हालत कैसी होगी। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." उसने उसको देखा पर गुस्सा नहीं किया। रोज तो उसको ऊपर चिल्लाता था कि आज भी लेट आया है, क्या हुआ, ऐसे वगैरह पूछता था। बट उस दिन उसने उसने नहीं पूछा। बट नथिंग हैपेंड मीन्स एम हेमल ने उसको देखा, थोड़ा सा रिएक्ट किया और चुपचाप से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ जाके अपने प्लेस पे बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, उसका नाम था फ्रेंड्स। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि तू आया नहीं, हमने तेरे से पहले ही स्टार्ट करना चालू कर दिया था, बट तू आ गया है तो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड sat down at my desk. Not till then, when I got to a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो इसको जैसे ही मौका मिला बैठने का क्लास में जाके, इसने फटाफट जंप मार के अपनी बेंच पे चला गया, बैठ गया। एंड तब तक इसने ध्यान नहीं दिया था कि एम हैमल की इसने ड्रेस नहीं देखी थी। जैसे बैठा, बाद में दोबारा एम हैमल पे नजर गई, तब पता पड़ा यार ये एम हैमल तो आज तैयार होके आया है, कोट सूट पहन के आया है, ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, ऊपर से उसने कैप पहन के रखी है एम्ब्रॉयडरी वाली। इतना मस्त तैयार होके आया है जैसे जनरली कोई फंक्शन वगैरह पे तैयार होके आता है या अवार्ड वगैरह पे तैयार आके आता है। तो इतना क्यों तैयार हो रखा है उसने? Besides, the whole school seemed so strange and solemn. अभी तक उसको लगा था कि शांति जो है हो सकता है नॉर्मल किसी रीजन की वजह से होगी, बट वो क्राउड पे भी ध्यान नहीं दिया, बुलेटिन बोर्ड पे भी ध्यान नहीं दिया और शांति पे भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब उसकी ड्रेस पे ध्यान गया तो ये पहली बार हैरान हुआ। तो ये तीन चीजें हैं जब उसने नोटिस की बाद में। पहले सारी भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड पे, दूसरा शांति थी क्लास के अंदर में, तीसरा इसकी ड्रेस। ठीक है, जब इसकी ड्रेस पे ध्यान गया तब इसके दिमाग में आई कुछ तो अजीब है। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. कह रहा है लेकिन मैंने बाकी तरफ ध्यान दिया तो मुझे दिखाई दिया बैक बेंचेस जो जनरली हमारे क्लास में बैक बेंचेस पे खाली होती हैं। जनरली आधे बच्चे आते हैं, आधे नहीं आते हैं, तो कुछ बेंचेस पीछे की खाली रहती हैं। लेकिन आज वो सारी की सारी बेंचेस भरी हुई थी और उन बेंचेस पे बच्चे नहीं, विलेज के कई सारे लोग बैठे हुए थे। तो विलेज के कई सारे लोग आए हुए थे, एक लोहार आया हुआ था, एक किसान आया हुआ था, कोई और आया हुआ था, ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट ऐसे, एंड द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर बिसाइड्स। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग, पोस्ट मास्टर, मेयर वगैरह बहुत सारे लोग आए हुए थे। ये सब क्यों आए हुए थे? एवरीबडी लुक्ड सैड, और सबके चेहरे ऐसे सैड लग रहे थे, उदास से। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉजर जो सब उसकी पहचान का कोई अंकल होगा, वो अपने साथ में एक पुरानी किताब भी लेकर आया था अपनी, थम्ड एट द एजेस, जिसके हाथ में उसके एजेस में मतलब पकड़ी हुई थी। And he held it open on his knees and with his great spectacles lying across the pages. और उसने चश्मा पहना हुआ था, बूढ़ा था, उसकी आंखें कमजोर थी, चश्मा पहना हुआ था नजर का, और हाथ में बुक खुली हुई थी और बुक में बैठ के पढ़ रहा था। While I was wondering about it all, अब ध्यान देना यहाँ पे, गाइस सुन रहे हो ना आप लोग, एवरीवन? सो जब ये सब लोग आए हुए थे वहां पे और फ्रेंड्स उन सबको देख के हैरान था और सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है, इसने नई ड्रेस पहन के रखी है, लोग इतने शांत हैं, और कॉलेज के मतलब स्कूल के पुराने बच्चे थे, मे बी शायद वो एलिमनाई थे, वहाँ के उस गांव के लोग थे, या उसमें पढ़ते थे कुछ या नहीं पढ़ते थे पता नहीं, लेकिन लोग आके बैठे हुए थे। तो ही वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German,
in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. Okay? इसका मीनिंग बता सो व्हेन ही वाज वंडरिंग अबाउट दिस ऑल, उसको दिखाई दिया कि एम हैमल जाता है अपनी सीट में जाके बैठता है और वहीं बैठे बैठे उसी ग्रेव यानी कि सीरियस और थोड़ी दबी हुई और भारी आवाज में, ग्रेव एंड जेंटल टोन में वो उसी तरीके से बोलता है, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज का आज ये लास्ट लेसन है, मैं आज लास्ट लेसन ले रहा हूँ। और ऑर्डर आ चुका है सरकार का, बर्लिन की सरकार का ऑर्डर नया आ चुका है, क्योंकि जर्मन पढ़ाई जाएगी आज से। अल्सेस और लॉरेन के जो दो राज्य हैं फ्रांस के, उनमें जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तो जर्मन का टीचर तुम्हारा कल से आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अब रीजन समझ में आ रहा है वाई दीज विलेजेस वर देयर, बिकॉज दिस वॉज अवर लास्ट फ्रेंच लेसन। और यही नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ था कि वहां से फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगी। आज जो उनकी खुद की राष्ट्रभाषा है, जो नेशनल लैंग्वेज है फ्रांस, वो फ्रांस की फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी उसके बाद स्कूल्स में। तो इसीलिए वो सारे लोग देशभक्ति की भावना से या अपने नेशनल लैंग्वेज की फीलिंग की वजह से या स्कूल को मिस करते हुए, वो सारे पुराने विलेजर्स जो कभी स्कूल में पढ़े थे उसमें या नहीं पढ़े थे, या फ्रेंच लैंग्वेज से उनको जो लव था वो सब दिखाने के लिए वहां पे आए थे। सो दिस वाज द रीजन व्हाई एवरीवन वाज देयर। What a thunderclap these words were to me. नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है? फ्रेंड्स ने सोचा, what a thunderclap these words were to me. वो कह रहा है कि ये वर्ड्स मेरे लिए तो बहुत अच्छे लगे, मुझे ऐसा लगा जैसे बादल गरजा और अभी बारिश होने वाली है बढ़िया। थंडर क्लैप मीन्स वैसा लगा, उसके लिए खुशखबरी जैसी लगी। बट एकदम से उसने सोचा, ओह द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो यही चीज वो टाउन हॉल के बाहर वो लगी हुई थी, फ्रेंच लेसन लास्ट लेसन है। फिर सोचता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर। देन ओ how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs, or going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of sense were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too. The idea of that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. इस पैराग्राफ का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता भी है जनरली। व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर ही हर्ड दैट दिस वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन? उसकी फीलिंग क्या थी? वो मिक्स फीलिंग है। पहले उसने बोला थंडर क्लैप, यानी कि उसको खुशी हुई सुन के कि अरे आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़नी पड़ेगी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मतलब आज के बाद रमेश सर ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा, राइट? तो जो खुशी होती है ना उनको बच्चों को, तो वो खुशी एकदम से उसको लगी कि आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ने की। लेकिन एकदम से उसको लगा, यार क्यों लास्ट लेसन क्यों है, और ये चला क्यों जाएगा, एम हैमल क्यों चला जाएगा, और फ्रेंच क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी? अभी मुश्किल से तो मैंने फ्रेंच सीखी है, अभी मुश्किल से मेरे को लिखना आया है, मेरे को मुश्किल से मैं थोड़ा बहुत ग्रामर समझ रहा हूँ। अभी तक मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी मार की वजह से या किसी भी वजह से मैं पढ़ता था, धीरे धीरे मैंने पढ़ना लिखना सीखा है। वो सब बेकार हो गया, वो सारी पुरानी हिस्ट्री फ्रेंच की जो मैंने पढ़ी वो सब बेकार हो गया, अब पढ़ाई नहीं जाएगी, है तो बेकार हो गया हमारे लिए। और एम हैमल ये टीचर हमारा चला जाएगा, आज के बाद मैं कभी नहीं देखूंगा इसको, भले ही मेरे को मारता था डांटता था, लेकिन आज के बाद कभी नहीं दिखेगा। ये फीलिंग सुनते ही उसने मतलब ऐसा सोचा कि यार नहीं, मैं इसको मिस करूंगा यार। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. तो फ्रेंड्स अब समझता है कि यार ये बेचारा टीचर जो है, इसके ऊपर ऑर्डर आया है, अभी चला जाएगा, और इसीलिए ये अपना लास्ट लेसन को सेलिब्रेट करने के लिए आया है, और इसीलिए नए कपड़े पहन के आया है। और यही रीजन है कि ये क्यों विलेज के पूरे बूढ़े लोग या बड़े लोग ये सब आए हुए हैं फ्रेंच पढ़ने के लिए। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। मे बी उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो फ्रेंच लैंग्वेज बचपन में नहीं पढ़ते थे, जैसे हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं या हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो बाद में बड़े होने के बाद में लगता है कि नहीं यार इंग्लिश पढ़ लेनी चाहिए थी वगैरह। तो वैसे ही उनको लगी कि फ्रेंच पढ़ लेनी चाहिए, हमारी भाषा थी, हमने पढ़ी नहीं वगैरह ऐसा, और आज लास्ट लेसन है फ्रेंच का, तो क्यों ना हम जाके पढ़ें। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी. Two, they
that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो वो कहते हैं कि वो सारे लोग इसलिए आए थे क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे कि इतने दिन से स्कूल उन्होंने मिस किया था, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी ढंग से, उसको जो सम्मान देना चाहिए था टीचर को वो नहीं दिया था। वो टीचर 40 साल से वहाँ पे फ्रेंच पढ़ा रहा था और अब वो चला जाएगा तो उसको रिस्पेक्ट देने आए थे। और इस तरीके से वो अपनी देशभक्ति की भावना या अपनी लैंग्वेज भक्ति की भावना कह सकते हो, भाषा भक्ति की भावना दिखाने आए थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. अभी ये फ्रेंड जो है अभी तक ये सारी बातें सोच रहा था, दिमाग में चल रही थी, उसके बाद एकदम से एम हमल ने उसका नाम पुकारा। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। रिसाइट मतलब क्या होता है? किसी चीज को दोबारा से कहना। रेसिटेशन होता है ना, रेसिटेशन मीन्स पोएम को सुना सुना के बताते हैं, जैसे टीचर बताती है वैसे। तो रिसाइट करना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। what would I what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो इसका टर्न आया, एम हेमल ने इसको बोला कि तूने पार्टिसिपल का वो रूल जो मैंने तेरे को बोला था याद करके आया है, चल उठ और मेरे को वो रूल बता। तो वो उठ के बताने लगा। उसने सोचा तो था कि हाँ मैं बता दूंगा, थोड़ा बहुत याद भी करके आया था, डर से ही भले कैसे भी वो याद करके आया था, लेकिन उसको आता नहीं था समझ में, इसलिए वो बोल नहीं पाया। जैसे ही वो खड़ा हुआ पहला वर्ड बोला और बोल नहीं पाया तो कुछ भी नहीं समझ में आया उसको। वो चुपचाप से खड़ा रहा डेस्क पकड़ के, उसका दिल धड़क रहा था जोर जोर से, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर उठ के सर को देखे, तो उसको लगा था सर मारेंगे अभी। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. Bah is like a slang. कि चल हट इस तरीके से। तो bah is not a word, it's a slang. Bah, I have a plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where you have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now, those fellows out there will have French the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst. Poor little France, we have all have a great deal to reproach ourselves with. इस सेंटेंस का भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है बहुत समझने के लिए। क्या बोल रहा है वो, चैप्टर का सेंट्रल आइडिया इन दो चार सेंटेंसेस के बीच में आ जाता है। आप देखो तो वो क्या बोल रहा है कि लिटिल फ्रेंड्स, तुझे डर लग रहा होगा, तुझे लग रहा होगा कि मैं डांटूंगा तेरे को, लेकिन अभी मैं नहीं डांटूंगा क्योंकि अभी मुझे पता है तेरी क्या हालत है। तेरे को भी पता है कि आज लास्ट लेसन है और इन सबको भी पता है। ये सारे लोग जैसे फील कर रहे हैं ना सॉरी कि इन्होंने आज तक कभी फ्रेंच नहीं पढ़ी, वैसे ही तू भी वैसे ही बैड फील करेगा। और वो बैड फीलिंग ही तेरे लिए सजा है। क्योंकि अभी देखो ये बर्लिन जर्मनी के लोग आ गए हैं, बर्लिन से ऑर्डर आ गया है, तो अभी तुम्हें जर्मनी पढ़नी पड़ेगी। फ्रेंच जो तुम्हारी खुद की लैंग्वेज थी, तुम्हें वो लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, ढंग से बोलना भी नहीं आता, तो तुम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए कितना पुअर फील करोगे। यही तुम लोगों की सजा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की रिप्रोच फीलिंग कर रहे हैं। रिप्रोच मतलब रिग्रेट वाली फीलिंग। सो ये वर्ड्स के मीनिंग याद रखने हैं आपको। ओके गाइस, चल रहा है ना सही साथ एवरीवन? सो वो उसको डांटता नहीं है, उसको बोलता है जो तेरी फीलिंग है ना, ये तेरी फीलिंग ही तेरे को एक तरीके से सजा की देर बराबर है। जैसे ये सारे लोग आज फील कर रहे हैं वही चीज तू फील कर रहा है, तो तू अकेला नहीं है इस फीलिंग में। तेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको उनकी खुद की लैंग्वेज बोलना नहीं आती, लिखना नहीं आती, और आज के बाद कभी इनको पढ़ने को सीखने को मिलेगी भी नहीं, तो ये बहुत बैड फील करेंगे। Your parents were not anxious enough to have you learn. जैसे तेरे पेरेंट्स ने तेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तू पढ़ता था लैंग्वेज नहीं पढ़ता था, वैसे ध्यान नहीं दिया। मैं तो कई बार नोट लिख के दिया है, पेरेंट्स ने कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा ध्यान नहीं दिया। They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. वो कह रहा है कि तेरे पेरेंट्स का इसमें गलती है, तेरी भी गलती है, तेरे पेरेंट्स की भी गलती है कि मैं नोट्स लिख के भेजता था फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शायद वो तेरे को पढ़ने की बजाय किसी मिल में वर्क करवाना या फार्म पे काम करवाना वो ज्यादा जरूरी समझते थे, इसलिए तू ज्यादा पढ़ता नहीं था।
और सिर्फ तेरे पेरेंट्स ही नहीं, एक्चुअली इसमें ब्लेम में मैं भी आता हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, यानी कि इसमें मेरी भी गलती है। हैव आई नॉट ऑफन यू सेंट हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, यानी कि कभी कभी ये टीचर भी अपने पर्सनल काम उस बच्चे से करवाता था। आई हैव सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। सजा के तौर पे ही, मान लो कोई वो लेसन नहीं करके आया और उसको सजा देनी है, तो मारते तो नहीं थे, कई बार मारते थे, लेकिन कई बार नहीं भी मारते थे तो कुछ और काम करवा देते थे कि अच्छा जाओ जाके उन पेड़ों में पानी दे दो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, जाओ उन जानवरों को खाना खिला दो। तो उनको वो बाहर भेजना, अभी यू नो दैट अपने स्कूल में भी ऐसा ही है, बच्चे को बाहर भेजना ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को आप सजा देना चाहते हो, खड़ा कर दो, भले खड़ा होकर भी वो लेसन तो सुनेगा ना, तो वो ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम उसको बाहर भेज देंगे काम से किसी से, भले वो काम तो सीख जाएगा, उसको सजा भी मिल जाएगी, लेकिन उसका लेसन मिस हो जाएगा। राइट, वो लेसन मिस नहीं होना चाहिए। तो वो टीचर अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि मैंने भी तुझे कई बार सजा के तौर पे या किसी और तौर पे तुझे कुछ और काम के लिए भेजा है, उस टाइम पे तेरी लर्निंग नहीं हुई लेसन्स की। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे। और कई बार जब मुझे खुद को छुट्टी लेनी होती थी, मैं छुट्टी दे देता था पूरी क्लास को और तुमको नहीं पढ़ाता था। तो उस चीजों में मेरी भी गलती है, कई बार मैंने भी लापरवाही की है। बट एनीवेज ऑल दैट सेड एंड डन, वो सारी पास्ट की बातें हैं। एम हैमल क्या बोल रहा है, ये सारी पास्ट की बातें हैं। तेरे पेरेंट्स, हमारे कंट्री के लोग, मैं टीचर, तुम स्टूडेंट्स, हम सब इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं कि हमारी खुद की लैंग्वेज फ्रेंच को हमने ढंग से ध्यान नहीं दिया है। और आज वो जब लास्ट लेसन है तो हमें इतना बैड फील हो रहा है कि हम उसको जाने नहीं देते हैं। लेकिन अभी हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि अभी तो बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है। तो अभी नेक्स्ट क्या चीज आ रही है, वो एक नया टर्निंग पॉइंट आएगा स्टोरी में। ध्यान देना सब जने अभी, हाँ। Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. तो उसके बाद एम हैमल, जो कि वो लैंग्वेज टीचर था, तो ऑब्वियसली उसको अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती होगी, बहुत पसंद आती होगी। और वो 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता था, तो उसको फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ पता था। तो वो एक के बाद एक बहुत सारी चीजें फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलता गया, इतना बोलता गया, इतना बताता गया। उसको लग रहा था इन लोगों को जितना सिखा सके फ्रेंच के बारे में उतना सिखा दे, क्योंकि ये लास्ट लेसन है, इसके बाद कभी सीखने को मिलेगा नहीं। और सारे लोग सुन भी रहे थे उसको ध्यान से, क्योंकि वो जानते थे कि आज के बाद फ्रेंच के बारे में सुनने को मिलेगा ही नहीं। राइट। तो उसने इतना बताया और इतनी तारीफ की उस लैंग्वेज की, और बोला कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि इससे बढ़िया कोई लैंग्वेज नहीं है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, that we must guard it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब वो इस चीज को देशभक्ति से जोड़ रहा है कि अब देखो, अगर हमारी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, कितनी क्लियर है, कितनी लॉजिकल है, और हमें इसको इतना प्रोटेक्ट करना चाहिए। भले हमें ऑर्डर मिला है सरकार की तरफ से, लेकिन अगर तुम लोग को आपस में फ्रेंच आती है और वो जर्मन के लोग या प्रूशिया के लोग आएंगे, उनको तो फ्रेंच आती नहीं है, तो हम अगर हमारी फ्रेंच को जिंदा रखेंगे, तो हम अपने देशवासियों के अंदर में एक कम्युनिकेशन बना के रख सकते हैं। और इस तरीके से कभी भी कोई भी देश कभी किसी दूसरे देश के अंडर में आया है, गुलामी की है, तो उसको निकलने का रास्ता कहाँ से मिला है, अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज से मिला है। जैसे इंडिया के बारे में भी, इंडिया में हिंदी और खड़ी बोली जो है, उनको अंग्रेजों को नहीं आती थी, तो खड़ी बोली में या संस्कृत में या तमिल में, इन सब में जो लैंग्वेज के रूल्स पास होते थे, एक दूसरे को मैसेजेस पास होते थे देशभक्तों के बीच में, वो सब अंग्रेजों को नहीं समझ में आते थे। इसीलिए वो फायदा होता था उनसे बगावत करने में। दिस इज व्हाट ही सेइंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन अ फाइट अगेंस्ट स्लेवरी। कह रहा कि लैंग्वेज बहुत काम की चीज है। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. तो अब वो अभी लास्ट 1 मिनट बचा है अपने सेशन का, तो ये मैं इसी पे रोकूंगा और इसका मीनिंग बता देता हूँ। वो क्या कह रहा है कि उसके बाद उसने ग्रामर की बुक निकाली और एक लेसन मुझे मतलब सबको पढ़ के सुनाया। और उस दिन मैंने ध्यान से सुना, इसीलिए उसने जो भी समझाया मुझे बहुत समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। और मैं खुद पे हैरान था कि मेरे को इतनी ग्रामर कैसे आती है। तो शायद मेरा ध्यान देने का नजरिया था, और इसीलिए उसमें ज्यादा मुझे समझ में आया। राइट गाइस, विल स्टॉप हियर, थोड़ा सा बचा। ठीक है, ऑलराइट। सो लास्ट हमने डिस्कस किया था इसमें कि
लैंग्वेज के बारे में उसने दो तीन बहुत अच्छी बातें बोली, उसको बताया कि लैंग्वेज कितनी अच्छी है, फ्रेंड्स सबसे क्लियर है, मोस्ट लॉजिकल है, प्लस किसी भी देश के ऊपर जब संकट आता है, कोई दूसरा देश जब उनके ऊपर रूल करता है, तो उनकी खुद की लैंग्वेज एक तरीके से की हो सकती है उस प्रिजन से या उस स्लेवरी से बाहर आने की। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस फॉर आवर लेसन। उसके बाद उसने ग्रामर पढ़ाया थोड़ा, और उस दिन फ्रेंड्स ने, अपने हीरो ने उस पर ध्यान दिया तो उसको बहुत अच्छे से समझ में भी आया। इसीलिए उसने कहा कि ये आज कैसे हुआ, मुझे ग्रामर इतना समझ में कैसे आया, जबकि उसको ग्रामर नहीं आता था। इट वॉज बिकॉज ही पेड मोर अटेंशन, अ सीरियस अटेंशन दिस टाइम, इसलिए ज्यादा समझ में आया, राइट। That I had never listened so carefully. उसने ये सोचा, I think that I have never listened so carefully. इतना carefully ध्यान से सुना नहीं था कभी. And that he had never explained everything with so much patience. और ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन एम हैमल ने ज्यादा पेशेंस से, ज्यादा अच्छे से, ज्यादा प्यार से समझाया था उसको, right? Because वो लास्ट लेसन था उनका. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और ऐसा लगा उसको उस दिन एम हैमल की बातों से या उसके पढ़ाने के तरीके से, ऐसा लग रहा था कि पूरी जितनी भी नॉलेज उसको फ्रेंच के बारे में है, वो सारी की सारी नॉलेज उस स्टूडेंट्स को देना चाहता है, उन स्टूडेंट्स को बताना देना चाहता है कि फ्रेंच कितनी अच्छी है, और ये फ्रेंच लेसन लैंग्वेज को तुम संभाल के रखना। आज के बाद मैं नहीं मिलूंगा भले, लेकिन ये फ्रेंच लैंग्वेज तुम्हारे पास होगी तो शायद कोई एक तरीका होगा कि कभी न कभी हमारी स्लेवरी ये खत्म हो जाएगी। एक मैसेज देना चाहता था वो। Understand? It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our hands. और वो सारी की सारी चीजें उनके दिमाग में बिठाना चाहता था, all our heads at one stroke, और एक झटके में सारी चीजें उनके दिमाग में बिठाना चाहता था। सो उसको इतना क्यों समझ में आया, उसने इस पे सोचा, उसने बोला शायद मैंने अटेंशन दी इसलिए मुझे ग्रामर समझ में आया, शायद उसने प्यार से समझाया इसलिए समझ में आया। और ऐसा लग रहा था कि आज के दिन में, एक ही दिन में वो सब कुछ जितना भी फ्रेंच के बारे में जानता है हमको बता देना चाहता है, सारी चीजें हमारे दिमाग में बिठाना चाहता है, क्योंकि आज के बाद ना इसको मौका मिलेगा ना हमें मौका मिलेगा। और वो ये कहना चाहता है कि इस फ्रेंच लैंग्वेज को संभाल के रखो, गार्ड करो, प्रोटेक्ट करो, ताकि ये तुम्हारे काम आएगी, हो सकता है स्लेवरी से निकलने का ये रास्ता निकाले, राइट। इतना वो समझाना चाहता था, मैसेज देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर लेसन खत्म हुआ, उसके बाद राइटिंग सेक्शन चालू हुआ। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। और उसके बाद उसने नई कॉपीज निकाली, शायद सप्लीमेंट्री होगी या नई ऐसे लिखने की कॉपीज होंगी जैसे हमारे एग्जाम में होती हैं। तो वो कॉपीज उसने सबको बांटी, और उन कॉपीज के ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस। फ्रांस यानी कंट्री का नाम, अल्सेस यानी उस राज्य का नाम जहाँ पे ये स्कूल था, जैसे गुजरात इंडिया ऐसे ही फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था वहां पे। अंडरस्टैंड? और वो राउंड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और थोड़ी देर बाद सबके हाथ में वो कॉपी थी, सबके हाथ में वो कॉपी में ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ब्यूटीफुल राउंड हैंड से लिखा हुआ फ्रांस अल्सेस दिख रहा था। तो आप नजर घुमाओ स्कूल में, क्लास में, तो ऐसा लग रहा था जैसे सबके पास फ्रांस का फ्लैग घूम रहा हो, वो लोग फ्लैग फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देशभक्ति की भावना जगाना चाहता था उनके अंदर में। इन द स्कूल रूम hung from the rod at the top of our desk। ऐसा लग रहा था वो छोटे छोटे फ्लैग्स चल रहे रॉड में लटके हुए। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। वो कह रहा है कि वो सीन सच में देखने लायक था। You ought to have seen means आपके देखने के लिए था। You ought to have seen that। और कैसे सब कुछ शांत था, कैसे लोग चुपचाप से देख रहे थे उसको। The only sound was the scratching of the pens over the paper। उसके बाद उसने कुछ लिखने के लिए हमको बोला, और वो जो हम लिखने की जो स्क्रैचिंग होती है पेन की पेपर के ऊपर, सिर्फ वो भी सुनाई दे रही थी। जैसे कहते हैं ना साउंड ऑफ अ पिन, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं, तो पिन का ड्रॉप होता है वो भी साइलेंस में सुनाई देता है। वैसा साइलेंस था, स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की आवाज की आ रही थी उनको, और बाकी सब शांत था। तो ये भी एक क्वेश्चन है इसके ऊपर जो आएगा कि स्क्रैचिंग ऑफ पेन सुनाई दे रही थी बिकॉज इतना साइलेंट माहौल था वहां पे। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स वहां पे छोटे से कीड़े मकोड़े उड़ते हुए आए क्लास के अंदर में।
बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। जनरली क्या होता है, क्लास में अगर चल रही है तो एक जैसे हमारी क्लास में कभी कभी कबूतर आ जाता है तो सब लोग ध्यान देते हैं कबूतर के ऊपर, और पढ़ाई बीच में छूट जाती है या कुछ होता है या बाहर से कोई आवाज आती है तो उधर ध्यान दिया जाता है। लेकिन उस दिन बीटल्स आए क्लास में, इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। सब बिजी थे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने में। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और छोटे से छोटा बच्चा भी फ्रेंच को बहुत अच्छे ध्यान से काम कर रहा था। who worked right on tracing their fish hooks। फिश हुक्स मतलब वो इसमें राइटिंग का लेसन था। तो बच्चों की किताब कैसी होती है लिखने की, जिसमें कर्सिव राइटिंग बनी होती है और डॉट डॉट बने होते हैं, उसके ऊपर उसको घुमाना होता है। तो वो फिश हुक के ऊपर वो बना बना के फ्रेंच के लैंग्वेज के वर्ड्स सीख रहा था कैसे लिखे जाते हैं, एज इफ दैट वाज फ्रेंच। और ऐसे लग रहा था जैसे उसको फ्रेंच सीखने का बहुत ज्यादा जज्बा है, छोटे से छोटे बच्चों को भी। On the roof, the pigeons cooed very low। कूड मतलब पिजन्स की आवाज निकालने की जो बातें होती है ना, कूड उसको बोला है, कू कर रहे थे। तो छत के ऊपर वहां पे रूफ पे कहीं छज्जे पे दो तीन पिजन्स बैठे होंगे, उनके कू यानी कि ऐसे आवाज निकालने की आवाज आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। जो उसकी आवाज सुनी उसने कबूतरों की, तो एकदम से फ्रेंच के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि हम लोग तो इंसान है, हम फ्रेंच बोलते हैं, ये जर्मनों ने हमारे के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो अभी हमें जर्मनी सिखा रहे हैं, फ्रेंच बंद करवा दी। अब ये पिजन्स जो बोल रहे हैं ये तो हमारे पिजन्स है, फ्रेंच में बोल रहे होंगे, तो क्यों, क्या वो जर्मन्स इनको भी बोलेंगे कि अब तुम भी जर्मनी में बोलो? कैसा हो सकता है? से कि सरकास्टिक वे में उसने एक क्वेश्चन पूछा है। सरकास्टिक है यानी मजाक के तौर पे, सरकाजम एक तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। तो सरकाजम किया है उसने कि क्या पिजन्स के ऊपर कंट्रोल हो सकता है? नहीं, तो इंसानों के ऊपर कंट्रोल क्यों है? ऐसा। और लैंग्वेज हमें डिवाइड करती है, जबकि जानवरों की लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज होती है ऑल ओवर द सेम वर्ल्ड, राइट? Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom। कह रहा है कि सब लोग लिखने में मस्त थे, कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ पेन्स के स्क्रैच होने की आवाज आ रही थी। इस बीच में कबूतरों की कूं करने की आवाज आई, तब मेरा थोड़ा ध्यान उधर गया। बीच में मेरा ध्यान नहीं लग रहा था तो मैं बार बार देख रहा था ऊपर की तरफ। तो एम हमल को मैंने जब भी देखा वो अपनी चेयर में चुपचाप से बैठा हुआ है, मोशनलेस, कोई मोशन नहीं है उसके अंदर में। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और उसकी आंखें कभी एक चीज को देखती, कभी थोड़ी देर बाद दूसरी चीज को देखती, कभी फिर तीसरी चीज को देखती। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने दिमाग में कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। या फिर पूरे स्कूल को वो अपनी सारी चीजों को दिमाग में रजिस्टर कर रहा था कि यहाँ का बोर्ड, यहाँ की बेंचेस, यहाँ के बच्चे, यहाँ की विंडोज, यहाँ के इस दीवारें वगैरह, वो सारी चीजें मेमोरी बना के अपने दिमाग में रखना चाहता था, शायद क्योंकि उसके बाद वो कभी दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा उसको वहां रहने का, राइट? फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। वो स्कूल ऐसा था जहाँ पे उस टीचर को वहीं रहने के लिए क्वार्टर भी मिला हुआ था, और वो स्कूल में ही रहता था। तो 40 साल से वो वहाँ पे फ्रेंच सिखा रहा था, उसका क्वार्टर वहीं था, उसका गार्डन भी था वहाँ पे। वो इतनी सारी चीजों में 40 साल से रह रहा था, तो हर एक चीज उसको वैसे ही रजिस्टर होगी, उसके दिमाग में अच्छे से रटी रटी हुई होगी, सारे विजुअल्स बने हुए होंगे। फिर भी क्योंकि उसको पता था ये लास्ट दिन है, इसीलिए वो हर एक चीज को ध्यान से नोटिस देख रहा था, और उनकी पिक्चर्स दिमाग में बैठा रहा था, रजिस्टर करे जा रहा था। अंडरस्टूड? तो ये आइडिया उसको अजीब लगा, फैंसी लगा फ्रेंड्स को, कि 40 साल से यहाँ पे आज तक ध्यान नहीं दे रहा था क्या, आज ध्यान दे रहा है इतना। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth, and walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day। अब वो क्या कह रहा है कि ये 40 सालों से यहाँ रहता है, जितनी भी चीजें वो नोटिस कर रहा है सारी की सारी 40 साल से वैसे की वैसी ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी बहुत बेंचेस वॉर्न आउट हो गई हैं, ट्रीज थोड़े कुछ बड़े हो गए हैं। एक हॉप पाइन जो इसने खुद प्लांट किया था, वो आज हॉप पाइन बड़ी होके रूफ तक चढ़ के चली गई है। तो दो तीन चीजें चेंज हुई हैं, वरना उसके अलावा तो बाकी सब चीजें वैसी की वैसी ही हैं।
अभी माहौल में शांति थी तो ऊपर के छत पे, मतलब क्लासरूम के ऊपर की जो फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग थी, फर्स्ट फ्लोर में ही उनका क्वार्टर था रहने का। और उसमें वहां उसकी सिस्टर, जो सिस्टर और ये ब्रदर दोनों साथ में रहते होंगे, तो वो सिस्टर उसके सामान पैक कर रही थी। वो पैकिंग का सामान की जो आवाजें ऊपर से नीचे भी आ रही थी थोड़ी बहुत, तो वो आवाजें भी सुन रहा था। और वो क्यों पैक कर रही थी? क्योंकि शायद उनको ऑर्डर दिया हुआ था कि उनको नेक्स्ट डे ही चले जाना है, राइट? फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। But he had the courage to hear every lesson to the very last. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, baby, bo, boo. अब ये क्या है? वो कह रहा है कि उसके बाद भी उसको इतनी करेज थी या इतना पेशेंस था कि आज का लेसन, क्योंकि उस दिन सारे पीरियड हटा के सिर्फ फ्रेंच के लेसन रखे गए थे, तो सारे पीरियड में वही पढ़ा रहा था। पहले उसने ग्रामर सिखाया, राइटिंग सिखाया, अब वो बोलना सिखा रहा है। तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे थे क्लास में उन सबको सिखा रहा है। अ आ ए ई उ ऊ होता है ना, वैसे ही वो बब्बा बेबी बू बू ऐसे सिखा रहा है उनको। Down there, down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. और जैसे आगे छोटे बच्चे वो स्पेलिंग पढ़ रहे थे और चिल्ला रहे थे ए ऊ, वो सब चिल्ला रहे थे, वैसे ही पीछे जो बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था, ओल्ड हाउसर, जिसको वो जानता था, वो अपनी किताब भी लेकर आया था बच्चों वाली। वो बच्चों वाली किताब खोल के उन बच्चों के साथ में वो स्पेलिंग पढ़ पढ़ के याद कर रहा है पीछे। वो भी याद कर रहा है, उसने अपना चश्मा पहना हुआ है और याद कर रहा है वो। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप देखोगे ध्यान से तो वो रोने भी लगा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और जब वो बोल रहा है तो उसकी आवाज में ही इमोशंस आ रहे हैं, यानी कि वो रो रहा है, ऐसा पता पड़ रहा है। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट ऑल वी वांटेड टू लाफ एंड क्राई। तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत फनी सा सीन था कि उसकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा था पता नहीं वो हंस रहा है कि रो रहा है, और हमें भी हंसी आ रही थी या रोना आ रहा था, पता नहीं पड़ रहा था। आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन। आज ये जो फ्रेंड्स ने हमको आर्टिकल लिख के बताया हुआ है उस लास्ट लेसन के बारे में, तो कह रहा है देखो मेरे को कितनी अच्छे से सारी चीजें याद है, एक एक छोटी 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 चीज याद है। क्यों? क्योंकि उस दिन मैंने बहुत ध्यान दिया था, मैंने हर एक चीज को नोट किया था, और वो सारी चीजें मैं आर्टिकल में लिख रहा हूँ। कितने अच्छे से मुझे वो लास्ट लेसन याद है। गाइस जाग रहे हो ना सब? प्लीज टाइप इन योर रिस्पॉन्सेस। वेरी गुड। जाग ऑलराइट, सी दिस। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. तो ये सब चल रहा था, एक के बाद एक लेसन उसने सारे कुछ पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। एकदम से जैसे ही 12 बजे, तो बाहर जो क्लॉक टावर होगा वहां पे क्लॉक टावर की आवाज, जो 12 बजने की घंटी की आवाज होती है, वो बजी होगी वहां पे। और उसी टाइम पे बाहर गई एक सायरन बजा होगा, जो प्रूशियन सोल्जर्स मार्चिंग कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, उनकी मार्च रुक गई। और उनके रुकने की आवाज नीचे हमारे स्कूल तक आई जोर से। इतनी आवाजों के बीच में सबका जो कंसंट्रेशन था सब छूट गया, सब बंद हो गया। और एम हैमल जो आराम से अपनी कुर्सी में बैठा हुआ था, अब वो खड़ा हुआ। एम हैमल स्टूड अप, वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। कह रहा है कि एम हैमल खड़ा हुआ तो उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ा हुआ था, अपनी चेयर से खड़ा हुआ, और कभी भी मैंने उसको देखा नहीं था कि इतना लंबा दिखाई दे। वो चेयर के ऊपर खड़ा होने लगा, और चेयर के ऊपर खड़े होकर ऐसे बताने लगा जैसे वो पॉलिटिशियन हो और उसके सामने जनता खड़ी हो और वो इनको एक स्पीच देने वाला है। ऐसे खड़े होकर कुछ एक्शन करने लगा और बोलने लगा, माय फ्रेंड्स, इतना बोला, सेड ही, आई, बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो इतनी देर से वो सोच रहा था, जब हम राइटिंग कर रहे थे वो सोच रहा था कुछ ना कुछ लास्ट में बोल के जाएगा हमको। और जैसे ही एंड हुआ सेशन, तो वो खड़े होकर बोलना चालू किया, बोला माय फ्रेंड्स, और उसके आगे का वर्ड वो बोल ही नहीं पाया। तो इतनी देर से जो सोच रहा था, सारे इमोशंस उसके अंदर में थे, उन इमोशंस की वजह से उसको शायद रोना आ गया, गला भर गया, तो इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। ही कुड नॉट गो ऑन। फिर वो नीचे उतरा चेयर से और पीछे की तरफ पलटा ब्लैक बोर्ड पे। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. और बड़े से ब्लैक बोर्ड पे जितनी बड़ी राइटिंग में वो लिख सकता था, जितनी भी स्ट्रेंथ लगाई, क्योंकि वो रो भी रहा था, अंदर से टूटा हुआ था, फ्रेंच को जाने दे रहा था, इसीलिए। तो
उसने किसी तरीके से हिम्मत जुटाई और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ला फ्रांस। वीव मतलब होता है लाइफ, फ्रेंच लैंग्वेज में वीव का मतलब होता है लाइफ, और ला मीन्स लॉन्ग, लॉन्ग लिव फ्रेंच। तो इसका कहने का मतलब था फ्रेंच लैंग्वेज हमेशा अमर रहे। तो एक बड़ा सा नारा लिख के गया, वीव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग फ्रेंच लैंग्वेज हमेशा अमर रहे, कभी उसकी मौत ना हो। तो ये एक मैसेज देके गया सबको कि आज लास्ट लेसन था, आज मैंने जितना पढ़ा सकता था पढ़ा दिया तुमको, अब तुम लोगों के ऊपर है इस फ्रेंच लैंग्वेज को जिंदा रखना, मरने मत देना। वीव ला फ्रांस, ये एक मैसेज उनको देके गया। देन ही स्टॉप्ड and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. फिर वो रुक गया, इतना नारा लिखा और वॉल के अगेंस्ट खड़े होके हमें सामने की तरफ देखा, एक चेहरा बनाया उसने स्माइल का कि बाय बाय करने के हिसाब से, और कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ एक ही वर्ड बोला। वो क्या बोला? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्लास खत्म हो गई, यू कैन गो, राइट। तो उसने स्कूल डिसमिस कर दिया, सबको जाने दिया और एक लास्ट मैसेज दिया, वीव ला फ्रांस। सो एक मैसेज तुम्हारे लिए भी है, वीव ला इंग्लिश।